हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में हमने जो आपका 2023 का प्रश्न पत्र था उसे कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ हमने जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र था उसे शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे। साथ ही साथ हमने कुछ आपके जो है 1 मार्क्स के प्रश्न भी देखे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, लॉरेंस बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। यानी यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि लॉरेंस फोर्स क्या है। ठीक है, यानी लॉरेंस बल के बारे में आपको बताना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला यानी इसका एक्सप्रेशन भी आपको लिखना है। अब जब हम लॉरेंस फोर्स की बात करते हैं तो लॉरेंस फोर्स वह बल है जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है। ठीक है, एक आपके पास आवेश है, ठीक है, आवेशित कण है, उस पर जो है आपका लॉरेंस फोर्स लगता है। कब लगता है? जब वो कुछ गति के साथ, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ वेग के साथ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, तो हमारा जो लॉरेंस फोर्स है वो कब लगता है? जब कोई पार्टिकल जो आवेशित कण जो है या पार्टिकल जो है वो जो है कुछ वेलोसिटी के साथ किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस पे मूव करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जब भी जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, उस पे जो बल लगता है उसे ही हम लॉरेंस बल कहते हैं। इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो F बराबर QE प्लस QVB होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्टेटमेंट की। आप इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे? Lorentz force, the force exerted on a charged particle Q moving with velocity v through an electric field E and magnetic field। यानी लॉरेंज बल तब लगता है या लॉरेंज बल वह बल है जो एक आवेश पे लगता है जो v जो है वेग के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चलता है या गतिमान होता है। The entire electromagnetic force F on the charged particle is called Lorentz force। और इस प्रक्रिया में जो भी बल आपके चार्ज पार्टिकल पर आवेशित जो कण है उस पर लगता है, इसी को हम लॉरेंस बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। और इसका जो आपका एक्सप्रेशन है वो है F बराबर QE प्लस QVB, जहाँ पे Q आपका चार्ज है, ठीक है, V जो है वो क्या है? वो जिस वेग से आपका जो चार्ज है वो चल रहा है, जो वेग है या हम गति की बात करें वो, और B है आपका मैग्नेटिक फील्ड और E है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और E क्या है? आपका जो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा की परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, 1 ग्राम पदार्थ है, इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी यानी ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास m का मान दिया गया है, मास दिया गया है। मास कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, मास कितना है? 1 ग्राम। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 गुना
10⁻³ kg। ठीक है, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ kg। ठीक है, तो ये आपका मास आ गया। अब हमें यहाँ पे इस मास के कारण जो एनर्जी होगी, इसके समतुल्य जो एनर्जी होगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन का, उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको C का मान पता होना चाहिए। C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग E बराबर होता है mc² के। ठीक है, जहां पर E जो है वो एनर्जी को शो करता है। किसे शो करता है? एनर्जी को। ठीक है, C है आपका प्रकाश की गति। ठीक है, और m क्या है आपका? मास। ठीक है, मास यानी कि आपका जो द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान, वो आपका। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज उस पर रख देंगे। m कितना है? 1 × 10⁻³ C का स्क्वायर यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 10⁻³ × 9 × 10⁻16। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9 × 10⁻16 - 3। या आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻13 जूल। यानी जो आपकी इक्विवेलेंट एनर्जी आई वो कितनी आई, या ऊर्जा जो है कितनी आई, लिखेंगे आप समतुल्य ऊर्जा, यानी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आई है? 9 × 10⁻13 जूल। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। गिव द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। यानी यहाँ पे आपसे कहा है कि जो N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम N टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो N टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुसंख्यक जो है आवेश होते हैं या आवेश वाहक होते हैं। इसी तरीके से P टाइप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो होल्स होते हैं, जो कि जिसे हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो ये जो होल्स होते हैं ये आपके बहुसंख्यक आवेश होते हैं। ठीक है, यानी आपके जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव, या होल्स जो होते हैं, होल्स बेसिकली जो होते हैं यही आपके यहाँ पे क्या होते हैं, आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आंसर की बात करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। In a p-type semiconductor, the majority charge carriers are the holes, whereas in n-type semiconductor, the majority charge carriers are free electrons. यानी p-type semiconductor में बहुसंख्यक आवेश वाहक छिद्र होते हैं, जबकि n-type में अधिकांश आवेश जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। Write a formula for the intensity of electric field at a point in the axial position of a electric dipole, giving the meaning of the symbol used.
यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको जो है फॉर्मूला लिखना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके एक्सिस के बीच में, उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, ये एक मार्क्स का प्रश्न है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे डिराइव करके बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। ये इसका मिड पॉइंट है ओ, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2a। अब हम एक बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बिंदु मान रहे हैं वो हम P मान रहे हैं। ठीक है, P बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो है क्या लग रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस जो आपका प्लस क्यू है उसके कारण क्या होगा, आपका E1 फील्ड लगेगा और माइनस क्यू के कारण E2 आपकी फील्ड लगेगी। तो इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो है फॉर्मूला देखिए। अब अगर हम O बिंदु और P बिंदु की बात करें, ठीक है, यहाँ पे O बिंदु है, O क्या है आपका, O जो है, O बिंदु जो है वो आपका जो है मिड पॉइंट है डायपोल का मध्य बिंदु है। और E की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा, इसके बीच की दूरी। ठीक है, इसे हम बिंदु A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, आप नोट करेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायग्राम कैसे बना है। अब हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसमें A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है तथा B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी टू ए है। अब हम एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू के कारण E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण E2 विद्युत
क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं E1 की। E1 किसके कारण लग रहा है, प्लस Q के कारण। अगर हम बिंदु P और B के बीच की दूरी की बात करें तो P से B के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी R प्लस A। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका P बिंदु है और B बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी R प्लस A। इसी तरीके से अगर हम बिंदु A और P के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो R माइनस A। ठीक है, तो B से P की दूरी R प्लस A, इसी तरीके से A से P की दूरी R माइनस A। तो ये आपकी इस तरीके से दूरी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जो है फॉर्मूले का यूज करके E1 और E2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी R प्लस X है, सॉरी R प्लस A है, तथा माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी R माइनस A है। तो यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो आप लिखेंगे प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 बराबर, ठीक है, लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, फॉर्मूला है ये आपको पता है, Q कैसा है, प्लस अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी R प्लस A का स्क्वायर, मानेंगे इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे होगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप डायरेक्शन भी दिखाएंगे, डायरेक्शन हम P क्या लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, नोट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे P बिंदु पर Q और माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम E मान लेंगे। तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, E2 क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस साइन भी आए। ठीक है, अब यहाँ पे E1 प्लस E2 हो रहा है। ठीक है, दोनों की दिशा ऑपोजिट होगी, क्यों, क्योंकि इनके चार्ज के कारण, इनके आवेश के कारण, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए दोनों की दिशा क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आप E1 और E2 की जो है वैल्यूज रख देंगे। E1 कितना है, Q P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस A का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस Q P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो आपके पास आ जाएगा क्यू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर चला गया है, तो यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ई बराबर क्यू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ई बराबर क्यू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर बचेगा आपके पास, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, क्या आता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर इसके ब्रैकेट खोल देंगे, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर क्यू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा आपका 2ar प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, तो ई बराबर क्यू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करें, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, इसे अब हम फर्दर आगे सॉल्व करें। क्या गया है आपका, आप क्या करेंगे, 4 को 2 इंटू 2 में बांट देंगे और क्यू को इधर लिया। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ई बराबर 2 इंटू 2 क्यू, क्यू हमने ले लिया साथ में ए, ठीक है, आर पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। अब यहाँ पे जो आपका 2qa है, ये आपका p होता है, मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका डायपोल मोमेंट होता है, तो p बराबर होता है आपका 2qa। ठीक है, ये होता है, तो हम क्या करेंगे, p रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह, तो इसकी जगह आपको यहाँ पे आ जाएगा p। ठीक है, क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी पी कैप आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, साथ में आपका 2 भी होगा क्योंकि आपने यहाँ पे 2 अलग से तोड़ा है, तो ये 2 भी आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है k की वैल्यू हम 1 ले, k की अगर वैल्यू 1 है तो ये जाएगा E इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 p r p कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो a की वैल्यू है ये बेहद कम है r से। a क्या है, O से डायपोल जो है आपका विद्युत द्विध्रुव है, उसकी मध्य बिंदु से दूरी, यानी
प्लस क्यू जो है माइनस क्यू या प्लस क्यू जो है उसकी ओ से जो दूरी है वही आपका ए है। हम इसे निग्लेक्ट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो आपका Q प्लस क्यू और माइनस क्यू है इनके बीच की जो दूरी है वो P से बहुत कम है, बेहद कम है, नेग्लिजिबल है, तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, आप लिखेंगे सिंस R is much greater than A, तो आप क्या कर देंगे, तो आप निग्लेक्ट कर देंगे किससे, ए। तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P कैप अपॉन R स्क्वायर का होल। अब R स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे जो पावर है दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P कैप अपॉन R4। R से यहाँ R कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कैप अपॉन R का क्यूब। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इस केस में, ठीक है। बेसिकली एक्सल पोजीशन में जो आपका डाइपोल होता है, ठीक है, द्विध्रुव होता है, उसके एक्सिस पे, उसके अक्ष पे किसी भी बिंदु पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से इसे निकाल सकते। जहां पे आपका जो P है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, R जो है वो डिस्टेंस है, दूरी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। Establish a relation between drift velocity of free electron and electrical। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और करंट यानी I के, इसे हम आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर, यानी मान लीजिए एक चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एन यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं चालक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, ठीक है। Vd जो है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। टी हम मान लेते हैं जो समय लगता है आवेशों को प्रवाहित होने में, यानी समय, टाइम। तो ये सब हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब किसी भी जो है चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I बराबर
Q अपॉन T। तो आप लिखेंगे आप चालक से प्रवाहित होने वाली धारा यानी जो I है वो बराबर है आपका Q अपॉन T। ठीक है, Q अपॉन T। अब अगर हम Q की बात करें, Q जो होगा वो बराबर होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, E उनका चार्ज, ठीक है, A यानी जो आपका कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और Q आपका होगा NeAV। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी क्वेश्चन हो, ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है कि किसी यूनिट टाइम में कितना आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना आपका जो है आवेश फ्लो कर रहा है, कितना जो है आवेशों की संख्या क्या। अगर आप इसमें टी को मल्टीप्लाई कर दे तो आपका जो एक समय है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की फ्लो का जो है चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम आई बराबर या आई बराबर क्यू अपॉन टी पे क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो आपकी हो जाएगी NeAV टी अपॉन टी। तो टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर NeAV आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया है, इसे आप नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है 2022 का, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है इन क्वेश्चंस में, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सारे के सारे एक एक पॉइंट आपको ठीक से देखना है, हर एक स्टेप को आपको क्लियर करना है। क्लियर करते हुए ही आपको इसे याद, अगर कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।